मिनट। बहुत स्वागत है आपका, तालियां बजती रहनी चाहिए। और ये सेशन मेरे साथ होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ के हेल्थ कॉन्क्लेव में, जहां अब हम बात कर रहे हैं लगातार बढ़ रही बीमारियों को लेके, और कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके बारे में इंसान सही वक्त पर नहीं जान पाता है। उनमें से एक बीमारी जिसके बारे में आपको महारत हासिल है, सिकल सेल। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि सिकल सेल आखिर होता क्या है? थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि सिकल सेल के बारे में जागरूकता अभियान, क्योंकि सिकल सेल के बारे में बचाव जो है, जानकारी ही बचाव है। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सिकल सेल जो है एक अनुवांशिक बीमारी है, और मैं एक तरह सा लिबर्टी इस तरह से लेना चाहूँगा कि मैं कॉमन पर्सन के लैंग्वेज में बात करूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूँ, जिससे हम लोगों को, जनता को समझा सकें और समाधान कर सकें जी। क्योंकि इंडिया न्यूज का उद्देश्य यही है कि लोगों को उस बीमारी जिसकी चर्चा है उसकी जागरूकता और उसका समाधान क्या है उसके बारे में आप एकदम जो इजी लैंग्वेज है, आसान भाषा में उसमें कहिए। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है और ये माता पिता से ही बच्चों में आता है। ये एक जनरली मैं ओपीडी में भी कभी कभी देखता हूँ या काउंसलिंग के लिए भी देखता हूँ, तो जो गांव से लोग आते हैं उनमें एक ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे तो नहीं है, मेरे बच्चे को कैसे हो गया। तो क्या है कि सबसे पहले तो ये क्लियर है कि ये किसी को भी अगर है तो वो माँ बाप से ही बच्चे में आया है। ये किसी भी दूसरे तरीके से, खाने से, रहने से या किसी भी अन्य तरीके से किसी को नहीं होता है। अब क्या है कि जब सिकल सेल जो है, हम लोग जनरली कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पे सिकलिंग लोग बोलते हैं। तो ये जो सिकलिंग है ये जब माँ और बाप दोनों से जब बच्चों में आता है तो उनमें क्या होता है कि एक होमोजाइगस स्टेट आता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पे बड़ा सिकलिंग बोलते हैं उनको। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब माँ और बाप में से किसी, पिताजी में से किसी एक से अगर हमें सिकलिंग का जो जीन है अनुवांशिक रूप से मिलता है तो उसमें हम उन्हें छोटा सिकलिंग होता है, हेट्रोजाइगस स्टेट होता है, तो हम छोटा सिकलिंग बोलते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटीज होती है कि जब दोनों से उन्हें नॉर्मल जीन मिला है तो वो नॉर्मल जीन इंडिविजुअल्स हैं। तो अब यहाँ होता क्या है कि जो बड़े सिकलिंग वाले हैं, जिनमें जो होमोजाइगस हैं, जिन्हें माता और पिता दोनों से सिकलिंग का जीन मिला है, उन्हें तकलीफ होती है। जिनमें माता और पिता में से किसी एक से जीन मिला है उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है, उन्हें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। और अगर टेस्ट नहीं करवाएं तो हो सकता है कि आपको पूरी जिंदगी इसका पता ना चले कि आपको छोटा सिकलिंग है। ठीक है सर, एक सवाल है, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा उसके बाद। सिकलिन या सिकल सेल दो नाम हैं, बीमारी एक है। ये बेसिकली होता क्या है? ये किस तरीके से पता लगता है? हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है, 5.5 फीट की जो बॉडी है या 6 फीट की बॉडी है, इसमें ये कैसे अपना रंग दिखाता है? ये है क्या? नहीं, ये क्या है कि जो बीमारी जो है सच क्या है कि ये हमारा जो जीन है, जिनके कारण क्या है, जो हीमोग्लोबिन, जो हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन सब लोगों को पता है, और आरबीसी लाल रक्त कणिका पता है। तो क्या है कि ये एक हीमोग्लोबिन की बीमारी है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है उस पर्सन में, चाहे आप ऊंचाई पे वाली जगह पे चले जाएं या आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर लें, इस तरह की कंडीशंस में क्या होता है, ये स्टिमुलेट होता है। और स्टिमुलेशन की बात क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो जनरली जो आरबीसी के जो लाल रक्त कण है उसके अंदर में सोल्यूबल होता है, बट जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो क्या होता है कि फाइबरस स्ट्रक्चर बना लेता है। और फिर उसके बाद जो नॉर्मल आरबीसी है, जो डिस्क शेप्ड होता है, बाइकनकेव होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, वो क्या होता है कि हंसियाकार में बदल जाता है। इसीलिए इसका नाम सिकलिंग पड़ गया, सिकल सेल हंसियाकार। अब वो क्या होता है कि जहां जहां वो जो काटने वाली उस शेप में, जो नॉर्मली जो पहले बाइकनकेव डिस्क शेप था, गोल सा, तो वो क्या हो गया कि हंसियाकार हो गया, टूटना शुरू हो गया। हाँ, हंसियाकार हो गया, टूटना इस सच।
तो वो क्या होता है कि जो हमारी फाइन कैपिलरीज हैं, जो पतले पतले ब्लड वेसल्स हैं जो पास होते हैं, उसमें जाके वो क्या होता है कि जब हंसियाकार हो गया तो वो क्या होता है कि एक तो रिजिड हो जाता है, और रिजिड होने के साथ साथ क्या होता है स्टिकी हो जाता है, वो जाके चिपकते हैं और उसके वेसल्स को क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक करने के बाद क्या है कि जहाँ पे सपोज कीजिए कि आप किसी ऑर्गन में आपका ब्लॉक हुआ, ब्लॉकेज के आगे क्या है कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, फिर वो पेनफुल एपिसोड्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ऑक्लूजन हुआ है, उसके हिसाब से वो पेन होते हैं। तो जनरली जो सिम्टम्स आपको दिखेंगे, थकावट होगी बच्चों में, बड़ों में भी थकावट आपको होगी, हाथ पैर में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, बार बार जो है जैसे कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, डिजीज मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट हम बोलते हैं, तो आपको क्या है कि खून चढ़ाने की बार बार जो है वो ज़रूरत पड़ने लगती है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि आप कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुआ तो जिस ऑर्गन में हुआ वो ऑर्गन जो है आपका डैमेज हो सकता है। इवन जो है स्ट्रोक्स होते हैं, ब्लड कितने कितने दिनों में चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है? नहीं, ये जो है जैसे सिम्टम की बात हम जब करें तो ये हर एक इंडिविजुअल में सेम नहीं होता है, अलग 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 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि एक ये तो है तो एक जीन के कारण एक सिंगल म्यूटेशन हम बोलते हैं साइंटिफिकली, बट इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका ओवरऑल कितना जेनेटिक, टोटल हम जेनेटिक आर्किटेक्चर उसको बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लिकेशंस होगा। हमने अपने इंस्टीट्यूट में देखे हैं कि इवन 40-45 ईयर्स के बाद के लोग आ रहे हैं जिन्हें आज तक पता ही नहीं था कि उन्हें वो सिकलिंग में है, उन्हें बड़ा सिकलिंग है। अच्छा, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो है कि, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 1-1.5 साल के बाद जो है ब्लड लगना शुरू हो जाता है। तो सर ये सिम्टम्स कैसे आते हैं? जैसे आपने बताया कि 40-45 के जो पर्सन्स है वो आपके पास आए, तो सिम्टम्स कैसे पता लगे? कैसे उन लोगों को पता लगा कि मैं ग्रसित हूँ? उन्हें जब तकलीफ होती है तो जैसे कि ब्लड लगना शुरू हो गया या हाथ पैर में जोड़ों में दर्द हुआ, तो जैसे कि आप जैसे कंपेयर करेंगे कि 10 साल पहले से और आज एक एग्जांपल, हाँ 10 साल पहले और 10 साल बाद के, तो अभी लोगों में अवेयरनेस भी आया है और सिकल सेल के बारे में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी आई है समाज में, हमारा जो समाज है। क्योंकि मुझे याद है 2014 में हम एम्बुलेंस में स्कूल के बच्चों के टेस्ट के लिए जाते थे, तो जब हम फॉलो करते थे तो पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते थे कि हमारे बच्चे को सिकलिंग है, या वो उसको बचना चाहते थे, हमसे एक्सपोज नहीं होना, समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। बट अभी जो है थोड़ा सा समाज जो है वो सामने आके टेस्ट करवाने के लिए लोग जो है सामने आ रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। बट अभी भी जो है एक्सेप्टेंस की लेवल जो है बहुत ही कम है, और मुझे लगता है कि इसको खत्म करने का यही तरीका है कि समाज इसको एक्सेप्ट करे। और सर इस बीमारी को लेके ग्रामीण अंचलों में एक मिथ भी है, वो मिथ ये है कि ऐसा कहा जाता है कि एक ही गोत्र में शादी करते हैं अगर माँ बाप, तो ये बीमारी फिर बच्चों में होती है। जी नहीं, ये तो मतलब कि एक ही गोत्र में शादी करने से जरूरी नहीं है कि ये बीमारी हो। ये बीमारी तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर माँ बाप में है तो बच्चों में आएगा, बट एक गोत्र में शादी करने ये इसको इसी से जुड़ा हुआ है, अनुवांशिक कहते हैं, जो एक चेन चली आती है। मान लीजिए शर्मा की शर्मा में शादी, फिर शर्मा में शादी, तो एक जो चेन चली आ रही है वो चेन को ब्रेक करने का प्रयास दूसरे उसमें शादी कराकर, या कैसे नहीं कैसे कनेक्ट होता दोनों जो है इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सेम गोत्र की आपने बात की, तो क्या होता है कि उसमें जो हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट आ जाते हैं। क्या होता है कि हमारे पास जो जीन है, हमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक कॉपी जो है कंप्लीट सेट एक हमें फादर से मिलता है, दूसरा जो है हमारे मदर से मिलता है। तो जैसे कि अराउंड हम जो साइंटिफिकली हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 20,000 जीन्स हैं जो कि काम करते हैं, प्रोटीन जो बनाते हैं, प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, अदर भी है। तो ये क्या है कि सबके सब जो मदर से आए और सब जो फादर से आए सबके सब काम करेंगे ऐसा नहीं है। मैक्सिमम ऐसे जीन्स होते हैं जो कि दोनों में से कोई एक काम करेगा। फाइन। अब आप किसी सेम गोत्र में शादी कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो अब दोनों में से कौन सा काम करेगा, तो साइंटिफिकली हम एक बोलते हैं रिसेसिव, एक डोमिनेंट। जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा, वो काम कर रहा है, दूसरा बंद पड़ा हुआ है। तो जब हम सेम गोत्र में करेंगे तो क्या होता है कि वो रिसेसिव स्टेट आ जाती है, हेट्रोजेनिटी कम हो जाती है, और हेट्रोजेनिटी कम होने के कारण क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ हो जाते हैं।
और जैसे कि इसके केस में आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं सिकल सेल से इसको मतलब कनेक्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि क्या होता है कि हमारे हेट्रोजेनिटी जो मैंने बात की कि जेनेटिक हेट्रोजेनिटी की, तो पॉपुलेशन में जितनी ज़्यादा हेट्रोजेनिटी है वो पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। आप जो नेचुरल सिलेक्शन की बात हम जो करते हैं कि जेनेटिक सिलेक्शंस होते हैं, नेचुरल सिलेक्शंस होते हैं, तो अगर पॉपुलेशन में हेट्रोजेनिटी है तो उसके सर्वाइवल के चांसेज हैं। और ये मैं सिकल सेल से इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हज़ारों साल पहले जब या अभी 100-200 साल पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी मलेरिया एक जो है सिग्निफिकेंट फैक्टर था, आज भी है, और इतने सिग्निफिकेंट है कि 4 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं मलेरिया के केसेस में। तो आज भी हमारे पास वैक्सीन नहीं है मलेरिया के लिए, बचाव के लिए वही तरीका है। तो जब मलेरिया के कारण बहुत सारे लोग मर रहे, हमारे पास कोई ड्रग्स नहीं थी, हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो उस टाइम में जो ये सिकल सेल वाले थे, जो हेट्रोजाइगस लोग होते हैं सिकल सेल वाले में, जिनको छोटा सिकलिंग होता है, वो मलेरिया उनमें जो उनकी सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफ होती है वो नहीं होती है। तो जब हमारे पास कोई ड्रग नहीं था, तो ये जो सिकल सेल वाले जो हेट्रोजाइगस लोग थे, इन्होंने अपने समाज को आज बचा के रखा। आज जो हमारे उनके समाज में नॉर्मल लोग हैं वो इसीलिए हैं कि जो हेट्रोजाइगस सिकलिंग था उन पॉपुलेशन में, और वो मलेरिया से बच गए। और जब मलेरिया आज कम हो गया, हमारे पास ड्रग्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर से नॉर्मल लोग जो हैं हम उनके समाज में हैं। तो नॉर्मल लोग, मैं आज इससे मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नॉर्मल जो है आपके एग्जिस्टेंस के लिए इन्होंने काम किया है, आप भी इनके एग्जिस्टेंस के लिए काम करें। आप जो है समाज में एक्सेप्टेंस इसका लें। और जैसे हम लोगों ने स्टडी किया है तो देखा है कि इसके एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशंस होते हैं, और पर्टिकुलरली फीमेल में ज़्यादा होते हैं जो है डिप्रेशन। हमने पब्लिकेशंस के लिए भी एक्सेप्टेड ये डाला है, तो डिप्रेशंस के केसेज होते हैं। तो एक समाज को आगे आना चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए। बिल्कुल। दीपक ने एक सर आपसे एक सवाल पूछा था, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपसे जानना चाहूँगी। जैसा दीपक ने पूछा था और आपने बताया था कि माँ बाप से बच्चों में आया, अब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, फिर जब उसके बच्चे हुए, तो क्या ये जो सिकल सेल है ये जेनेटिक, ये आगे बढ़ता जाएगा या इस चेन को तोड़ने का कोई तरीका है? जी, तो देखिए इसे ये मैं बात भी करना चाहता था इसके विषय में। पहले ही मैंने बताया कि ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, माँ बाप से ही बच्चे में आता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं आता है। तो एक तो कंफ्यूजन है कि क्या है कि अब माँ बाप में कहाँ से आया, उनके माँ बाप में, तो उनके माँ बाप में था, इसीलिए उनके मदर में और फादर में आया, और फिर उससे बच्चे में आया, और चल रही है, और इन चेन चल रही है। इस चेन को ब्रेक करने का यही तरीका है कि आप इस समाज इसको एक्सेप्ट करें कि सिकलिंग है। इससे अभी जो है डिजीज मैनेज किया जा सकता है, डिजीज मैनेज करके आप अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं सिकलिंग से। जो एएस वाले में जैसे मैंने बताया कि कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, एसएस वालों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, हम डिजीज मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है केवल जेनेटिक नहीं है, अभी जेनेटिक के साथ साथ बात होती है एपिजेनेटिक की। एपिजेनेटिक मतलब जो जीन छोड़ के हमारा क्या है, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है डिजीज